जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में होम असाइनमेंट मैंने कोई नहीं रखी डिस्कशन के लिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो मैं तसल्ली से कवर करवाना चाह रहा हूँ। मटीरियलिटी का अहम टॉपिक है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक है? जी जी पूछिए मेरे भाई। जी प्यारे भाई जल्दी से पूछ लीजिए। जी देखिए, कई दफ़ा कई स्टूडेंट सवाल पूछ चुके हैं, अभी फिर जवाब दे देता हूँ और आपने कोशिश करनी है, अब नोट कर लेना आपने, ताकि फिर एक दफ़ा और ना पूछ लें। इनिशियल ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? जो मैं बताने लगा ना, इस डेफिनेशन को जहन में रखना है। अगर पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया और इस या हुआ ही नहीं और इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं, ये है इनिशियल ऑडिट। ठीक है। अब अगर 2021 में हमने ऑडिट नहीं किया, 2022 में ऑडिट कर लिया, तो क्या होगा? ये इनिशियल ऑडिट कहेंगे। अच्छा, 2022 में किया, 2023 में भी पॉइंट हो गए, रेकरिंग ऑडिट है। 2024 में पॉइंट नहीं हुए, कोई है ही नहीं ऑडिट। 2025 में फिर पॉइंट हो गए, फिर इनिशियल ऑडिट। क्योंकि डेफिनेशन मैंने क्या, आप फर्स्ट ऑडिट इनिशियल ऑडिट का मतलब बताते हो तो फर्स्ट ऑडिट, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। फर्स्ट ऑडिट इनिशियल ऑडिट का डेफिनेशन क्या? इनिशियल ऑडिट की पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया और इस साल ऑडिटर पॉइंट हुए हैं, वो है इनिशियल ऑडिट। जी क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मटीरियलिटी। अच्छा, इसमें कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे होंगे, इसी वजह से मैंने आपको आज होम असाइनमेंट डिस्कस नहीं की। आज घर से करने के लिए भी होम असाइनमेंट नहीं थी, शायद एक दो क्वेश्चन थे छोटे छोटे। तो 6 क्वेश्चन थे। चलें चलें चलें, आज हम उसको इसी वजह से डिस्कस नहीं कर रहे ताकि हमारा टाइम कंसेप्ट के ऊपर लगे, आप ओवरबर्डन ना हो जाए क्लास में, इसीलिए। ठीक है जी। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसे एक दफ़ा स्टार्ट करें तो इसे एंड तक ले जाना जरूरी होता है। दरमियान में ब्रेक दे दें तो अगले दिन फिर स्टार्ट से समझाना पड़ता है। अटेंटिव हो के आपने सुनना है। अटेंटिव है जी? स्टार्ट करें टॉपिक। इधर वाले अटेंटिव कोई नहीं है, सोए हुए हैं। चले कोई बात नहीं। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटीरियलिटी का। मटीरियलिटी को कहा जाता है हमारे ऑडिट में एक ड्राइविंग फोर्स है। यानी ड्राइविंग फोर्स से मुराद ये बताती है ऑडिटर ने किस तरफ जाना है, ये डायरेक्शंस डिसाइड करती है ऑडिटर किन एरियाज पे फोकस करेगा, किन एरियाज पे नहीं करेगा। प्रोबेबली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट्स में से एक जजमेंट है जो ऑडिटर ऑडिट में अप्लाई करता है, वो मटीरियलिटी है। मटीरियलिटी का कंसेप्ट वैसे तो अकाउंटिंग में भी अप्लाई होता है, लेकिन आपने शायद अकाउंटिंग में ना पढ़ा हो या इतना डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। ऑडिट में ये ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट टेस्ट होता है। मटीरियलिटी का इन शॉर्ट मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग क्या है? मटीरियलिटी का मतलब इंपॉर्टेंट या मेजर आइटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम एक एक रुपए को चेक नहीं कर सकते। हम अपने क्लाइंट को 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकते। हमने 100% नहीं दे सकते। क्लाइंट कहता है ठीक है 100% ना दे, लेकिन बड़ी बड़ी आइटम्स पे तो हम मुझे एश्योरेंस देना कि वो ठीक। हमने कहा हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी आइटम्स से हम आपको एश्योरेंस दे देंगे। यानी हम अपने रिपोर्ट में ये लिख देंगे कि बड़ी बड़ी आइटम्स हमने चेक की हैं सैंपल बेस पे और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी आइटम्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, वो हम ओपिनियन क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओपिनियन अपने जहन में रखें, फिर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। ओपिनियन में हम ये कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑल मिसस्टेटमेंट नहीं बोलते, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब है अगर कोई इमटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, हम डिटेक्ट नहीं कर सके, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। लेकिन अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई तो हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी मटेरियल में भी हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करें। तो हमारी इस बात से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करती है क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज मटेरियल नहीं है। इसलिए कि जो चीज मटेरियल नहीं है उसमें गड़बड़ हुई तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो मटेरियल चीज में आइटम में गड़बड़ हुई फिर हमारे खिलाफ एलिगेशंस फाइल हो सकती हैं। इसीलिए मटीरियलिटी डिसाइड कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि पता चले हमारी जिम्मेदारी किन किन चीजों में। जो मटेरियल आइटम्स है उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। इमटेरियल है उनको थोड़ा कम तवज्जो देंगे।
तो इसीलिए किसी भी ऑडिटर के लिए ये डिसाइड करना क्या चीज मटेरियल है, क्या चीज मटेरियल नहीं है, बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मैं आपकी जजमेंट कॉल करता हूँ, जजमेंटल क्वेश्चन है। आपके ख्याल में मटेरियलिटी डिटरमिन कब होती है? स्टार्ट में, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट यानी प्लानिंग स्टेज पे, ड्यूरिंग ऑडिट यानी परफॉर्मेंस स्टेज पे, या एंड ऑफ द ऑडिट यानी रिपोर्टिंग स्टेज पे? स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ऑडिट हमने डिसाइड करना है। हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी इस पे डिपेंड करते हैं, हमारे फर्दर प्रोसीजर्स यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी इस पे डिपेंड करते हैं। प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कोई मिस स्टेटमेंट सामने आई, वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, वो भी मटेरियलिटी लेवल पे डिपेंड करते हैं। हमने रिपोर्ट में टाइप ऑफ ओपिनियन क्या देना है, उसमें भी मटेरियलिटी यूज होती है। तो मटेरियलिटी यूज तो थ्रू आउट द ऑडिट होती है, लेकिन इसे डिटरमिन, इसे डिसाइड हमने स्टार्ट में करना है। आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि मटेरियलिटी है क्या और इसे डिटरमिन, ये यूज कहाँ कहाँ होती है। और सबसे अहम चीज जो आज के लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं, सबसे अहम चीज वो है मटेरियलिटी को डिटरमिन कैसे किया जाता है। मटेरियलिटी को डिटरमिन कैसे किया जाता है, और आप नोट कीजिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं मटेरियलिटी को डिटरमिन कैसे किया जाता है। डिटरमिन, मैं ये नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा मटेरियलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि डिटरमिनेशन में कैलकुलेशन भी आएगी, लेकिन कैलकुलेशन के अलावा कुछ और भी। शायद आपको याद हो किसी जगह हमने पढ़ा था मटेरियलिटी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया पे तो बेस करती है, क्वालिटेटिव पे भी। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्वालिटेटिव से क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं हम मटेरियलिटी के टॉपिक को डेफिनेशन से। सबसे पहले हम सीखने लगे हैं मटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या है। देखिए सिंपल, वो ये कहता है मटेरियलिटी की डेफिनेशन है हर वो चीज जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर सके। जो हमारे, इसमें नोट कीजिए, उसने मटेरियलिटी को जो डिफाइन किया ना, वो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर के लिए प्रिपेयर की जा रही है। ऑडिटर तो चेक कर रहा है, ऑडिटर अल्टीमेटली यूजर तो नहीं है। तो यूजर को सामने रख के उसने मटेरियलिटी का कंसेप्ट डिफाइन किया है। कैलकुलेट ऑडिटर ही करेगा, डिटरमिन ऑडिटर ही करेगा मटेरियलिटी को, लेकिन इस डिटरमिनेशन में अपने जहन में किसको रखेगा? यूजर्स को। ऐसा ही फर्क हमने एमसीएस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर में भी देखा था। एमसीएस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर में बेसिक डिफरेंस क्या था? एमसीएस ऑफ मैटर वो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो यूजर्स के लिए अहम है, याद है डेफिनेशन में था फंडामेंटल यूजर अंडरस्टैंडिंग। और की ऑडिट मैटर वो सिग्निफिकेंट मैटर, ये भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है, लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहां पे मटेरियलिटी को भी हम ऑडिटर के, सॉरी यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमिन कर रहे हैं। कह रहा है हर वो आइटम मटेरियल है जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे। जैसे फर्ज कीजिए आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं। सबसे बड़ा यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन होता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजन क्या होता है? भाई शेयर खरीदूं, बाय करूं कि सेल करूं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप डिसीजन करना चाह रहे हैं कि मैं इस कंपनी में बाय कर रहा हूं, तो शेयर होल्डर के जहन में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है कि इस कंपनी का इतना प्रॉफिट आया तो इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, कम प्रॉफिट आया तो नहीं करूंगा। फर्ज कीजिए आपने कहा कि तकरीबन अगर प्रॉफिट आया 1 लाख के लगभग प्रॉफिट आया ना इस कंपनी का, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। अब प्रॉफिट आया 1 लाख तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर प्रॉफिट आया 99,999 रुपए, क्या ऑन एवरेज एक नॉर्मल यूजर अभी इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब है 1 रुपए ने उसका डिसीजन चेंज नहीं किया। लेकिन अगर यही प्रॉफिट आ जाए 80,000, क्या फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? फिर ज्यादातर यूजर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करे। इसका मतलब है 1 रुपए ने इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर चेंज कर नहीं किया, नहीं किया चेंज 1 रुपए ने, लेकिन 20,000 ने इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर दिया। ऑडिट की लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे 1 रुपया इमटेरियल है और 20,000 मटेरियल है। अच्छा, अब अगर इसी तरह मैं आपको कैलकुलेशन कराता हूं, 2 रुपए का फर्क हो, आप कहेंगे सर इसमें डिसीजन चेंज नहीं होगा। 3 रुपए का नहीं चेंज होगा। अच्छा, अगर 20,000 का फर्क हो चेंज होगा। अच्छा, 19,999 का फर्क हो चेंज होगा। तो जब आप एग्जाम्पल को क्लोज करते जाएंगे ना, तो दरमियान में कहीं ना कहीं एक बारीक सी लाइन आएगी जिससे नीचे की आइटम इमटेरियल हो जाएंगी, जिससे ऊपर की आइटम मटेरियल हो जाएगी। उस बारीक लाइन को जिससे नीचे की आइटम इमटेरियल हैं और ऊपर की आइटम मटेरियल हैं, हम उसे कहते हैं मटेरियलिटी लेवल। और यही हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं आज के लेक्चर में कि मटेरियलिटी लेवल क्या होगा। इन शॉर्ट, जो सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है मटेरियलिटी डिटरमिन करने का, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर 4 में कि मटेरियलिटी क्या होगा? 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मटेरियलिटी को देखें, उन्होंने प्रॉफिट के साथ उन्होंने मटेरियलिटी की एक एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं बताई कि दुनिया के हर ऑडिट में 1 लाख मटेरियलिटी लेवल नहीं बताया।
क्योंकि कुछ कंपनीज छोटी होती हैं, कुछ कंपनीज बड़ी होती हैं। छोटी कंपनीज का मटेरियलिटी लेवल कम होना चाहिए, बड़ी कंपनीज का मटेरियलिटी लेवल ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने एक अमाउंट नहीं बताई बल्कि परसेंटेज बताई। परसेंटेज से ऑटोमेटिकली बड़ी कंपनी का मटेरियलिटी लेवल हाई आएगा और छोटी कंपनी का मटेरियलिटी लेवल लो आएगा। ठीक है, तो फिर वापस आते हैं मटेरियलिटी की डेफिनेशन पे। कंसेप्चुअली डिस्कशन कर ली हमने, अब अल्फाज में देखते हैं रटा लगाने वाले अल्फाज क्या हैं। वो कहता है आइटम्स आर कंसिडर्ड मटेरियल, हम आइटम्स को मटेरियल कहेंगे। अच्छा, यहां पे उसने एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस लफ्ज आइटम से मुराद उसकी मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन है और कुछ नहीं। इस लफ्ज आइटम से क्या मुराद है उसकी मिस स्टेटमेंट। वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कोई भी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हम उसे मटेरियल समझेंगे कब, इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision। अच्छा, कुछ अल्फाज होते हैं वो बिला वजह हमने ऐड किए होते हैं, उनका मीनिंग कोई नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी कुछ अल्फाज बिला, अगर आपने याद सारे करने हैं लेकिन अगर इसको ऐसे पढ़ लें, आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ दे कुड बी एक्सपेक्टेड या इफ दे कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन, इससे भी वही बात होगी। ठीक है, तो बहरहाल आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ दे individually are in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of financial statements। यहां पे economic decision कह रहा है, यहां पे users कह रहा है। ठीक है, यानी इसका तर्जमा क्या हुआ कि वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन मटेरियल होंगी इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट अगर वो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर दें। और ये हमने एग्जांपल से सीख लिया कि कब डिसीजन चेंज हो सकता है, किस बेस पे। फिर से सुनिए मटेरियलिटी की डेफिनेशन में उसने क्या कहा, आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो यूजर कौन है, डिसीजन क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया, कब मटेरियल होगा कब नहीं ये भी देख लिया। अच्छा, इसके बाद एक और लाइन नीचे लिखी है जो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। इस लाइन की वजह से आप नोट कीजिए डेफिनेशन, आप प्रैक्टिस में किसी भी बंदे से पूछेंगे ना मटेरियलिटी क्या होती है, वो कहेगा 5% ऑफ प्रॉफिट, ज्यादातर 5% ऑफ प्रॉफिट, और ज्यादातर मोर देन 90% केसेस में मटेरियलिटी होती भी है। लेकिन आप नोट कीजिए इसके बावजूद उसने डेफिनेशन में फार्मूला नहीं दिया। तो क्वेश्चन ये है कि फिर फार्मूला आया कहां से, और फार्मूला उसने डेफिनेशन, जब प्रैक्टिस में मोर देन 90% केसेस में ये फार्मूला ही इस्तेमाल होता है तो डेफिनेशन में उसने फार्मूले का जिक्र क्यों नहीं किया। इस वजह से नहीं किया कि मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल नेचर। अगर मटेरियलिटी सिर्फ साइज पे डिपेंड कर रही होती ना, अगर मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट पे, मटेरियलिटी सिर्फ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया पे डिपेंड कर रही होती तो वो डेफिनेशन ना देता, इसकी जगह पे फार्मूला देता कि ये डेफिनेशन समझो। लेकिन मटेरियलिटी साइज पे भी डिपेंड करती है और नेचर पे भी। ठीक है, बाज़ औक़ात देखें हमारी जिंदगी के मोर देन 95% डिसीजन जो होते हैं ना वो फाइनेंस की बेस पे होते हैं। ये मैं नहीं, बड़े बड़े रिसर्चर कहते हैं फाइनेंस की बेस पे होते हैं मोर देन 90% डिसीजन। लेकिन हर डिसीजन फाइनेंस की बेस में नहीं होता, कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं और उनकी बेस पे डिसीजन चेंज भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में 1 लाख रुपए की सैलरी है, बाहर चले जाएं वहां पे आपको 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन उधर इनकन्वीनियंस भी तो बहुत है। ठीक है, फैमिली से दूर, कामकाज खुद करने हैं, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है। सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए रेवेन्यू थोड़ी देखना होता है, एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। ठीक है, तो हम डिसीजन करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, उसी तरह मटेरियलिटी को भी डिसाइड करते हुए वो कहता है सिर्फ क्वांटिटेटिव, सिर्फ साइज को कंसीडर ना करो, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसीडर करो। जैसे इन इन्वेस्टर से थोड़ी देर पहले हमने पूछा था कि अगर 5 रुपए 1 लाख एक्सपेक्टेशन है, 10 रुपए की मिस स्टेटमेंट हुई कोई, तो क्या इनका डिसीजन चेंज होगा? नहीं होगा। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाइन आइटम है 10 रुपए एक्सपेंस है, आप शायद उसको दूसरी दफा देखे बिना डिसीजन मेकिंग करते हुए, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है फ्रॉड बाय सीएफओ। अब बताइए क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? हालांकि प्रॉफिट आपकी एक्सपेक्टेशन के तकरीबन मुताबिक है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हालांकि सिर्फ 10 रुपए, क्वांटिटेटिवली तो इमटेरियल है लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल है, क्योंकि इसकी नेचर ने आपका डिसीजन चेंज कर दिया। आप सोचेंगे कि जो सीएफओ 10 रुपए का फ्रॉड कर सकता है, जो 10 रुपए नहीं छोड़े जिसने, वो 10 लाख छोड़ेगा क्या? वो नहीं छोड़ेगा। शायद इस वक्त इसके हाथ 10 रुपए लगे हो जब उसने तिजोरी खोली, अगली हाथ चोरी खोलेगा तो शायद 5 लाख पड़ा हो, वो तो लेके निकल जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से क्या एग्री करते हैं कि डिसीजन मेकिंग करते हुए सिर्फ अमाउंट्स ही नहीं, सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया भी सामने रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए।
ठीक है, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला। अच्छा कितने की रिश्वत, अमाउंट स्पेसिफाइड है कोई नहीं स्पेसिफाइड, तो ये इसका मतलब है अगर अमाउंट स्मॉल भी हुई रूल लग जाएगा क्वालिटेटिवली। चोरी करने वाले के क्या अमाउंट मेंशन है कितने की चोरी नहीं, तो इसीलिए इनमें चाहे स्मॉल भी हो अमाउंट, क्या डिसीजन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेन कंसेप्ट ये है इस लाइन का। मुझे बताइए क्या इस सारी एग्जांपल से आप इस कंसेप्ट को पिक करते हैं कि नॉर्मल डिसीजन मेकिंग करते हुए भी हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को कंसीडर करते हैं, मटेरियलिटी को डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हुए कि कोई आइटम मटेरियल है कि नहीं, हम उसकी साइज को भी देखेंगे और उसकी नेचर को भी देखेंगे। इसका हमारे ऑडिट में इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है हम हर मिस स्टेटमेंट को दो क्राइटेरिया से देखते हैं गुजार के। एक उसकी अमाउंट, अगर 5% ऑफ प्रॉफिट है सीधा मटेरियलिटी, हम कहते हैं ये मटेरियल है, दूसरी बात ही कोई नहीं। लेकिन अगर अमाउंट मटेरियलिटी लेवल से कम हो, स्टिल फिर उसके ऊपर क्वालिटेटिव क्राइटेरिया अप्लाई करके देखा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटेटिव क्राइटेरिया में से कोई एग्जांपल हो तो वो भी मटेरियल बन जाएगा। जैसे अगर वो फ्रॉड का केस हो, इमटेरियल भी, सॉरी फ्रॉड का केस हो, स्मॉल अमाउंट भी मटेरियल बन जाएगी। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो, स्मॉल अमाउंट भी मटेरियल बन जाएगी। ठीक है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके लिए महीने का 25-30 साल का 25-30 हजार आपके ख्याल में मटेरियल है कि इमटेरियल है, इमटेरियल है। लेकिन अगर ये 25,000 वो है जो आईकैप को एनुअल मेंबरशिप फीस देनी है, और आईकैप की रेगुलेशन है कि जिसने एनुअल मेंबरशिप फीस नहीं दी 2 महीने बाद उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाल दिया जाएगा। अब अगर ये 25,000 फीस नहीं देते, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए एग्री करते हैं कि बड़ी अमाउंट्स तो मटेरियल होंगी ही, बाजुकात छोटी अमाउंट्स भी मटेरियल हो सकती हैं अगर वो कोई सेंसिटिव नेचर की अमाउंट है। वो सेंसिटिव नेचर की अमाउंट क्या है, कितनी किस्म की, दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, एक फ्रॉड की, एक नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की, यानी वायलेशन ऑफ लॉ की। मजीद एग्जांपल अभी आएगी, लेकिन मेरा हाल है कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए 2 एग्जांपल्स काफी होंगे। क्लियर हो गया जी, आगे चल के चलते हैं कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। मटेरियल, अच्छा अब देखें साइज और नेचर में मैंने कमेंट्री कर दी। अब इस डेफिनेशन में 2 और अल्फाज है जिन पे कमेंट करना चाहता हूं। वो क्या है, वो है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। ठीक है, मिस स्टेटमेंट, देखें जो यूजर्स है ना उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता मिस स्टेटमेंट की तादाद क्या है, उसे इस चीज से फर्क पड़ता है मिस स्टेटमेंट की अमाउंट क्या है। ठीक है, तो अगर फर्ज कीजिए इन भाईजान ने कहा नॉर्मल मिस स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव वाली नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। इन्होंने कहा सर मेरा मटेरियलिटी लेवल है 5,000, 1 लाख प्रॉफिट है कंपनी का, मेरा मटेरियलिटी लेवल 5,000। अब 3,000 की मिस स्टेटमेंट आई, मटेरियल के मटेरियल, अच्छा इसको अब साइड पे कर दें। 4,000 की अगर मिस स्टेटमेंट आती तो ये भी मटेरियल। अच्छा एक ही ऑडिट पे दोनों मिस स्टेटमेंट आ गई, एक 3,000 की एक 4,000 की, क्या मटेरियल, यूजर का डिसीजन चेंज हो जाएगा। लेकिन हम उसको कहेंगे भाई 5,000 की एक मिस स्टेटमेंट नहीं है, एक 3,000 की एक 4,000 की, वो कहेगा भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने तो एग्रीगेट करे टोटल, हमें तो इससे फर्क पड़ता है टोटल कितने की मिस स्टेटमेंट है, टोटल मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड कर गई तो इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1 हो वो भी मटेरियल है, वो 10 हो वो भी मटेरियल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, यूजर्स को अमाउंट से गर्ज है, इस बात से गर्ज नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ मिस स्टेटमेंट्स कितनी है, अमाउंट से गर्ज है। इसीलिए यहां पे उसने कहा अगर कोई इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट 5,000 से ज्यादा हुई वो भी मटेरियल है, और अगर मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स एग्रीगेट होके ज्यादा हुई वो भी मटेरियल है। इंडिविजुअली और एग्रीगेट का मतलब समझ आया आपको, पक्का? इस डेफिनेशन में और सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ 4 अल्फाज पिक कर लें, मेरा तपस्या सफल। वो 4 अल्फाज क्या हैं, एक इंडिविजुअल, एक एग्रीगेट, एक साइज और एक नेचर। ठीक, अच्छा अब व्हाट्सएप ग्रुप में ना अक्सर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट एक सवाल पूछते हैं कि सर आपने एक दफा परवेसिव की डेफिनेशन में कहा था परवेसिव नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, एक ना हो। ठीक है, तो अगर सेल्स में 10,000 के मटेरियलिटी लेवल, फर्स्ट क्या मटेरियलिटी लेवल रखें 50,000, उनका सेल्स में 30,000 की मिस स्टेटमेंट है और परचेजेस में 40,000 की मिस स्टेटमेंट है, अब बताइए ये मटेरियल है कि परवेसिव है?
या एक स्टूडेंट ने उससे भी अगली एग्जांपल, उसने कहा 50,000 सर मटेरियलिटी लेवल है, एक 5,000 की मिस स्टेटमेंट है, एक 7,000 की मिस स्टेटमेंट है। अब बताएं ये इमटेरियल है कि परवेसिव है? अमाउंट्स को देखें तो इमटेरियल है अमाउंट्स, और अगर वो डेफिनेशन देखें नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट तो ये परवेसिव है। लेकिन याद रखें मैंने आपको रूल बताया था, अगर वो रूल आपने पिक नहीं किया तो फिर ये प्रॉब्लम राइज होती है। क्या? अगर अमाउंट्स दी हो तो हमारा डिसीजन अमाउंट्स की बेस पे होगा। अगर इस केस में अमाउंट्स दी हो ना 5 और 7 तो आप ऐड करके 12, आपका ये इमटेरियल है, डिसीजन क्या होगा? इमटेरियल। और अगर अमाउंट्स ना दी होती फिर हमारा डिसीजन होता परवेसिव। क्लियर हुई? तो ये बहाने से ये जो मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स एग्रीगेट होके मेरे जहन में वो कंसेप्ट है, मैंने बता दूं। क्लियर हो गया जी कंसेप्ट? ये चले, मटेरियलिटी के डेफिनेशन के साथ ही हमारा परवेसिव वाला कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। इस डेफिनेशन में कोई एक लफ्ज भी जो प्रॉब्लम कर रहा हो आपको, चलिए हमें ये समझ आ गया। इससे हमने ये पिक किया कि आइटम्स इंडिविजुअली भी देखना है मटेरियल ना हो, एग्रीगेट भी देखना है। अगर इंडिविजुअली इमटेरियल है लेकिन एग्रीगेट हो के मटेरियल तो वो मटेरियल ही मानी जाएगी एग्रीगेट, और साइज के साथ नेचर भी देखनी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मटेरियलिटी को डिटरमिन कैसे किया जाता है। ये प्रोबेबली आज के लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट है। मटेरियलिटी को डिटरमिन करने के दो तरीके हैं, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। यानी क्वांटिटेटिव का मतलब साइज, मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्वालिटेटिव का मतलब मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी क्वांटिटेटिवली मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है? सिंपल एक फार्मूला यूज किया जाता है। क्या? मटेरियलिटी इज इक्वल टू सूटेबल बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाय सूटेबल परसेंटेज। मटेरियल क्वांटिटेटिव बेसिस पे मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? फार्मूला से। किस फार्मूला से? मटेरियलिटी इज इक्वल टू सूटेबल बेंचमार्क मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल परसेंटेज। अब ये सूटेबल बेंचमार्क क्या होगा? ये भी केस टू केस वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी के यूजर्स शेयर होल्डर्स नहीं होते। हर कंपनी के यूजर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हैं, उसके शेयर होल्डर होंगे ही नहीं। ठीक, उसके यूजर कुछ एक ऐसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाएं जिसमें शेयर कैपिटल 10 लाख है लेकिन लोन 10 करोड़ का लिया है, तो उसमें जो अहम यूजर होगा ना जिसको सामने रख के मटेरियलिटी डिसाइड करनी है, वो शेयर होल्डर नहीं होंगे, वो बैंकर्स होंगे। तो इसीलिए मटेरियलिटी का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। क्या फार्मूला है? सूटेबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया बात कर रहा हूं, सूटेबल बेंचमार्क मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल परसेंटेज। अब सूटेबल बेंचमार्क क्या है? ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर। अब वो हमें 3-4 एग्जांपल्स देता है। कहता है अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है ना, नॉर्मल वाली, तो सूटेबल बेंचमार्क होगा प्रॉफिट। अगर कोई ऐसे में प्रॉफिट नहीं दिया या किसी वजह से लॉस आ गया है तो आप टोटल रेवेन्यू या टोटल एसेट को यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया किसके लिए? प्रॉफिट ओरिएंटेड के लिए, कि बेंचमार्क क्या होगा? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं दिया या लॉस दिया तो फिर कोई और बेंचमार्क यूज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में उसने दिया होगा। अगर टाइप ऑफ कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए सूटेबल बेंचमार्क प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो होता ही नहीं उनको, लॉस में नॉर्मली होती है, या प्रॉफिट वो भी नॉमिनल सा होता है। उनके लिए सूटेबल बेंचमार्क क्या होगा? सेल्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, ये उनके लिए होगा सूटेबल में। ये होना चाहिए ना, क्योंकि उनके प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। किसका प्रॉफिट नहीं होगा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अगली एग्जांपल सुनिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं, या बैंक्स भी कह सकते हैं उसमें, म्यूचुअल फंड या बैंक्स, इनके केसेस में जो ज्यादा अहम चीजें होती हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स। आपने अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया हो ना, तो आपको हाफ ईयर एंड में या ईयर एंड में फोन आता होता है बैंकर्स का, वो कहते हैं सर जरा किसी रिलेटिव से कहें हमारे एक ब्रांच में अकाउंट तो खुलवा लें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएट होती है, डिपॉजिट्स किसने हैं। बैंक, आपने अक्सर बैंक की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ना, बहुत कम ऐसा होता है कि बैंक प्रॉफिट को सामने रख के एडवर्टाइज करे। बैंक अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस को सामने रख के एडवर्टाइज करता है, बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स को, टोटल लैंडिंग को सामने, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा अहम है। इसीलिए बैंक्स के केस में या म्यूचुअल फंड के केस में प्रॉफिट के बजाय नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स की फिगर जो है वो ज्यादा है। इसी तरह ऐसी कंपनी जिसने लोन लिया हो, है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड, लेकिन वो गियर्ड कंपनी है। गियर्ड कंपनी सुना फाइनेंस में किसे कहते हैं? लेवरेज कंपनी, जिसका डेट ज्यादा है। हाईली गियर्ड कंपनी अगर है तो उस हाईली गियर्ड कंपनी के असल यूजर शेयर होल्डर नहीं होंगे, लैंडर होंगे। तो उस केस में लैंडर को किससे प्रॉफिट से गर्ज नहीं होती, वो कहते हैं हमें टोटल एसेट्स देखें सिक्योरिटी के लिए है कि नहीं।
तो मेन कंसेप्ट जो आपको समझाना चाह रहा था इन 3-4 एग्जांपल से वो ये कि क्वांटिटेटिवली मटेरियलिटी डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सूटेबल बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाय सूटेबल। इसमें सूटेबल बेंचमार्क डिफरेंट केस टू केस वेरी करेगा। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी, प्रॉफिट ओरिएंटेड की, नॉट फॉर प्रॉफिट की, बैंक की, हाईली गेट कंपनी की, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज भी डिपेंड करती है केस टू केस। पहला रूल है परसेंटेज का, पहला रूल है रिस्क। अगर रिस्क याद रखिए, एक दफा मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने एज इट इज ट्रू एक्सेप्ट कर लेना होता है, उसको खोजना नहीं होता कि ये क्यों ऐसे है। साइंसदानों ने कहा है जमीन घूम रही है, हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हम ऊपर खला में जाके देखें घूम रही है कि नहीं घूम रही, भाई फिर यकीन करेंगे। जाए फिर देखे जा शाबाश, यकीन कर लेना चाहिए। ठीक है, हर चीज को वेरीफाई करना चाहिए जिसकी हमारी जिम्मेदारी है। जिसकी जिम्मेदारी नहीं, जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, उसके पीछे भागने की क्या जरूरत। तो इसीलिए अब मैं एक रूल आपको बताने लगा हूं, आपने इसको एज इट इज ट्रू मान लेना है। जिस तरह आप ये असूल मानते हैं ना कि जमीन घूमती है और कभी इसको घूमते हुए देखा नहीं आपने, उसी तरह ये असूल भी मान, क्या रिस्क एंड मटेरियलिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इसकी लॉजिक नहीं पूछने, ना ये फंसा रहा है लॉजिक। रिस्क एंड मटेरियलिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सूटेबल परसेंटेज की। एक सूटेबल परसेंटेज भी केस टू केस वेरी करती है। अगर रिस्क ज्यादा है तो गैस कीजिए सूटेबल परसेंटेज क्या होगी, कम होगी। ये चीज रिस्क कम है तो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। एक क्वेश्चन में आई कि आपने केस स्टडी आप करेंगे, जब आपको क्वेश्चन शायद की हो, उसने कहा मटेरियलिटी, क्वेश्चन के अंदर मटेरियलिटी है 10% ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट कहने लगा सर है ही गलत, मैं नहीं करूंगा ये सवाल। उसको इतना नहीं पता कि मटेरियलिटी 5% ऑफ प्रॉफिट होती है, 10% तो होती ही नहीं है, उसने सवाल ही गलत बनाया है। क्या हमें ये सोचना चाहिए, या ये सोचना चाहिए शायद इस ऑडिट क्लाइंट पे रिस्क कम होगा, इस वजह से उसने 10% ले लिया। तो 10% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है हम, लेकिन एग्जाम में हमेशा 5% ही लेंगे, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में हमेशा, लेकिन प्रैक्टिस में जाके ऊंच नीच हो सकती है रिस्क की वजह से। दूसरी एग्जांपल जिसकी वजह से परसेंटेज चेंज हो सकती है वो है कि आपका बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क के लिहाज से भी परसेंटेज चेंज। अगर खुद बताएं, अगर बेंचमार्क प्रॉफिट है, परसेंटेज है 5%। अगर बेंचमार्क टोटल एसेट्स हो, प्रॉफिट उसे दिया ही नहीं, 1%। ये क्यों? जैसे बेंचमार्क की अमाउंट ज्यादा, क्योंकि टोटल एसेट ज्यादा होते हैं ना प्रॉफिट से, बेंचमार्क की अमाउंट बढ़ी तो परसेंटेज कम हो जाती है, ताकि इफेक्ट इक्वलाइज हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। एक रीजनेबल प्रॉफिट का 5% इज क्लोज टू तकरीबन टोटल एसेट्स का 1%। एग्जैक्ट सेम नहीं आता, हो सकता है फर्क ज्यादा भी हो, लेकिन जब बेंचमार्क की अमाउंट ज्यादा हो तो हम अपनी परसेंटेज को कम कर देते हैं। क्यों भला? इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सूटेबल के लिए। चलिए, इसीलिए वो देखें। अच्छा, लेकिन ये सारे रूल्स आपको मैंने बता दिए कि फार्मूला है बेंचमार्क इनटू परसेंट। बेंचमार्क क्या हो सकता है किस केस में, इसकी एग्जांपल दे दी, परसेंटेज की एग्जांपल दे दी दो कि रिस्क है और बेंचमार्क कौन सा। लेकिन इसके बावजूद हमारा एक रूल ऑफ थंब होता है, रूल ऑफ थंब होता है सब कुछ भूल जाओ, ये चीज नहीं भूलनी मटेरियल। तो एग्जाम में जाते हुए चाहे सारा टॉपिक भूल जाए, केस स्टडी के लिए, केस स्टडी के लिए है, लेकिन एक चीज नहीं भूलनी, वो क्या है? 5%। हमेशा आपने जब मटेरियलिटी केस स्टडी में कैलकुलेट करनी है, यही फार्मूला लगा, अनलेस के वो खुद से कह दे कि नहीं 10% यूज करो। ठीक है, इसीलिए आप देखें कि हमने जो मटेरियलिटी कैलकुलेट की है, मटेरियलिटी हम डिटरमिन करने जा रहे हैं, उसके स्टेप्स क्या है? कहता है सबसे पहले यूजर सेलेक्ट करो, क्योंकि मटेरियलिटी की डेफिनेशन में था यूजर को सामने रखना। फिर उसने कहा एप्रोप्रिएट बेंचमार्क सेलेक्ट करो, क्या होगा? एप्रोप्रिएट परसेंटेज सेलेक्ट करो, क्या होगी? फिर मल्टीप्लाई करो तो क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी आ जाएगी। क्या हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी ही कैलकुलेट करनी है? क्वालिटेटिव पहले बताइए। क्वांटिटेटिव क्लियर हो गया तो ओके, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको मैंने बता दिया परसेंटेज भी चेंज हो सकती है, बेंचमार्क भी चेंज हो सकता है, किन चीजों की बेस पे वो बता दिए। एग्जाम में आपने एक ही रूल याद रखना है, 5% प्रॉफिट। अब बात है क्वालिटेटिव। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 5% ऑफ प्रॉफिट से कम होगी, स्मॉल होगी, लेकिन वो यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर देती है। यानी क्वालिटेटिवली मटेरियल हो, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली मटेरियल। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। पहले केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा अहम है वो बता दूं, ताकि केस स्टडी हमारी तैयार हो, वो समझ आना जरूरी है। बाकी की अगर एक दो समझ ना भी आई ना तो रटा लगा लीजिएगा, लेकिन केस स्टडी वाली एक एक एग्जांपल क्लियर होना जरूरी है। केस स्टडी की पहली एग्जांपल फ्रॉड। जहां कहीं केस स्टडी में उसने कहा फ्रॉड है ये, और उसकी अमाउंट चाहे स्मॉल क्यों ना हो, आपने क्या करना है? मटीरियल है, इसके ऊपर एक्शन लेंगे। कहेगा फ्रॉड है स्मॉल, हम कहेंगे एक्शन।
हालांकि हमारी फ्रॉड, अच्छा एक चीज है में रखें, बात को स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो कहते हैं हमारी फ्रॉड डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। फ्रॉड गौर से सुनेगा, फ्रॉड डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन अगर सामने आ जाए तो उसे इग्नोर भी नहीं करना, उसे इग्नोर भी नहीं करना अगर सामने आ जाए। तो अगर सामने आ जाए फ्रॉड, चाहे स्मॉल अमाउंट का क्यों ना हो, हमने इसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि वो क्वालिटेटिवली मटेरियल है। ठीक है, फ्रॉड के बारे में बस इतनी डिस्कशन, मजीद आपके सवाल में कोई जहन में सवाल आ रहा हो ना कोई, तो चैप्टर 19 तक होल्ड कर लें। हमारा चैप्टर 19 है वो फ्रॉड की टाइप्स और पता नहीं क्या क्या चीज़, इसके सारे कंसेप्ट डिस्कस करेगा। दूसरी चीज, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन में किसी किसी जगह वो कह दिया करेगा कि एक छोटी सी मिस स्टेटमेंट है, क्या है जी, किसी को रिश्वत दी है। ये जो फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये असल में मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी डाउट क्रिएट कर रहे होते हैं। इनके मटेरियल होने की एक रीजन ये भी है कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट डायरेक्टर्स लॉ मेकर्स की बात नहीं मान रहे। तो जो लॉ मेकर्स की बात नहीं मान रहा, वो किसी और की बात क्या वाइटर की बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा। इसीलिए फ्रॉड हो या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, क्वेश्चन के अंदर आपको इंडिकेशन, फ्रॉड का तो क्लियरली पता चल जाएगा, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन आपको नेचर केस स्टडी पढ़ेंगे ना तो उससे अंदाजा लगानी होगी आपने। जैसे वो याद है वो एक शायद वो पता नहीं कौन सी जमशेद वाली केस स्टडी थी जिसमें वो ये कह रहा था कि इलीगली डंप कर रहा है वेस्टेज, वो अमाउंट अगर स्मॉल भी होती फिर भी मटेरियल, क्योंकि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का। इसी तरह आपको चलते केस में कोई बता देगा इलीगल एक्टिविटी के बारे में, आपने उसे पिक कर लेना फौरन। और फिर अफेक्टिंग की रेशियोज, क्वेश्चन के अंदर कहेगा स्मॉल सी मिस स्टेटमेंट है लेकिन अगर इसे करेक्ट करवाए ना तो बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट है उसकी वायलेशन हो जाती है। तो अगर किसी मिस स्टेटमेंट से, जैसे लॉ की वायलेशन होती है, एक होती है हम कहते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक होती है कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो पूरा करना है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, वो भी स्मॉल भी हो तो मटेरियल। इसी आपने किसी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है लोन का, अगर उस डेट कोविनेंट का मतलब है लोन की, लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, अगर किसी स्मॉल मिस स्टेटमेंट से लोन एग्रीमेंट की वायलेशन हो रही हो तो हम उसको मटेरियल, अब इसकी मैं आपको रीजन दे, क्योंकि केस स्टडी वाले पॉइंट है ना ये तीन, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझे। जो बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट होता है ना, याद रखिए उसमें नीचे एक चीज लाजमी लिखी होती है, लाजमी, कि अगर आपने ये कंडीशन है 12 15 20 कंडीशन होगी, नीचे लिखा होगा अगर आपने किसी भी कंडीशन की वायलेशन की है तो लोन इमीडिएटली पेबल होगा, बैंक हैज राइट टू डिमांड इमीडिएट पेमेंट। तो इसलिए जब स्मॉल भी वायलेशन हो रही हो ना तो बैंक का राइट है वो क्लेम कर सकता। अच्छा, क्लेम करे या ना करे ये उसका फैसला है, हमने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिसीजन करना है। जैसे क्लाइंट हमें अक्सर कहता है सर जी पहले भी हमने वायलेशन की है, बैंक माफ कर देता होता है, इस दफा भी माफ कर देगा। हम कहे माफ करे, जब तक उसका फैसला नहीं आएगा ना बैंक का, हमने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के मुताबिक चलना है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म की भी वायलेशन हुई, गौर से सुनिए केस स्टडी का पॉइंट बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट किया लोन एग्रीमेंट बैंक के साथ, एक कंडीशन की भी वायलेशन हुई, आपने फौरी तौर पे उस लोन को करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई कर देना है। क्यों करंट में क्लासिफाई कर देना है? फौरन नहीं फेंका था। और खुद सोचे ये बैंक लोन क्या छोटी अमाउंट का होगा? बड़ी अमाउंट, इसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई, ये क्या इमटेरियल एक्ट है? मटेरियल। क्योंकि जब क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी फिर अगला सवाल आप कंपनी से पूछेंगे भाईजान वो लोन वापस ले सकता है, अगर उसने वापस मांग लिया कैसे देंगे? वो कहेंगे फिर सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन ले लिया हुआ है। कंपनी कहेगी सर हमारे पास पैसे होते लोन रीपे करने के लिए तो लोन लेते क्यों? हम कहेंगे ये तो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो रही है। तो लोन एग्रीमेंट की वायलेशन इतना बड़ा इंपैक्ट आता है उसका, एक तो जो लॉन्ग टर्म लोन है वो करंट में आ जाता है, और दूसरा अगर कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज ना हो ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी बन सकती है। तो सोच के बताइए, अब अगर वायलेशन हुई चाहे छोटी सी कंडीशन की क्यों ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है बैंक पैसे वापस मांग सकता है, तो इफेक्ट उसका मटेरियल। ये केस स्टडी में वो पूछा करता है, ये तीन एग्जांपल्स, ठीक है, एक ये, दूसरी ये, और तीसरी है। एक फोर्थ एग्जांपल भी है, वो इस रिलेटेड पार्टी के हवाले से। डिस्क्लोजर्स अगर ठीक ना हो, अब खुद सोचें, डिस्क्लोजर एबीसी में होते हैं कि नंबर्स में होते हैं? एबीसी में होते हैं ना। क्या उनके ऊपर हम 5% ऑफ प्रॉफिट का क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो हमें क्या देखना पड़ेगा? क्वालिटेटिवली, नेचर वाइज। डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर अमाउंट्स में तो नहीं ना, डिस्क्लोजर ज्यादातर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं।
तो ये 4 एग्जांपल्स आपने, इसी तरह काउंटिंग पॉलिसी को सही डिस्क्राइब नहीं किया, रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किया। रिलेटेड पार्टी समझते हैं ना इसको, लेकिन रिलेटेड पार्टी में जिस तरह फ्रॉड के बारे में कहा ना चैप्टर 19 में जाके पढ़ेंगे, रिलेटेड पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, चैप्टर 16 में जाके पढ़ेंगे डिटेल में इसको, ठीक है। तो ये 4 बड़ी एग्जांपल्स हैं, अगर ये किसी भी केस स्टडी में आ गई आपने फौरन ही इनको मटेरियल समझ लेना। कौन कौन सी 4 एग्जांपल केस स्टडी वाली? फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, लोन एग्रीमेंट की वायलेशन और डिस्क्लोजर, खास तौर पे रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर, खास तौर पे रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर। चलिए फिर इसके बाद मजीद ये कहते हैं इनके अलावा कुछ और मिस स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। ये मेन हेडिंग है स्मॉल मिस स्टेटमेंट, और फिर ये आगे वो एग्जांपल है कि स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स भी मटेरियल हो सकती हैं। जैसे कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट जो आपके प्रॉफिट को लॉस या लॉस को प्रॉफिट में बदले, वो छोटी भी हो तो मटेरियल है। अच्छा मुझे बताइए, एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं आता, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये इमटेरियल, और जिसके 48 मार्क्स हों उसके लिए क्यों भला? हालांकि स्मॉल है, 3 नंबर है सिर्फ उसके लिए, क्योंकि पास को फेल और फेल को पास में कन्वर्ट कर सकते। तो अगर मिस स्टेटमेंट ऐसी हो जो आपके प्रॉफिट को लॉस या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट, तो चाहे स्मॉल क्यों ना हो मटेरियल है, क्योंकि लॉस चाहे थोड़ा क्यों ना हो उसे मैनेजमेंट का फेलियर माना जाता है, और प्रॉफिट चाहे थोड़ा क्यों ना हो मैनेजमेंट सक्सेसफुल मानी जाती है। ठीक है, डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं ना, लॉस है आज दफा थोड़ा अगली दफा ज्यादा होगा, और इसी तरह प्रॉफिट भी एक डायरेक्शन के तौर पे शेयर होल्डर इसको पिक करता है, फ्लैग के तौर पे कि चलो प्रॉफिट तो है ना, अगली दफा मेहनत करेंगे ज्यादा हो जाएगा। फिर टेकिंग फिगर्स अबव, बाजू का ऐसा होता है लॉ की तरफ से कुछ थ्रेश होल्ड होते हैं। थ्रेश होल्ड का मतलब है लिमिट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपने कंपनी ला के F7 में पढ़ा होगा, पेड अप कैपिटल इतना हो तो ये कर लेना, उतना हो तो वो कर लेना। जैसे हमने ये स्टडी किया कि पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से भी ऑडिट करवा सकते हैं, 3 मिलियन से ज्यादा हो गया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवाना है। अब अगर एक मिस स्टेटमेंट है, वो है 10,000 की, प्रॉफिट है कंपनी का 10 लाख, 10 लाख प्रॉफिट पे मटेरियलिटी लेवल क्या आता है? 50,000 तो आएगा, 50,000 10,000 की मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल है। लेकिन अगर करेक्ट करवाएं तो इस वक्त जो पेड अप कैपिटल है वो 10 मिलियन से, सॉरी 3 मिलियन से थोड़ा कम है, करेक्ट करवाएं तो पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से थोड़ा बढ़ जाएगा। अब बताइए ये 10,000 की मिस स्टेटमेंट जो क्वांटिटेटिवली मटेरियल है, क्वालिटेटिव मटेरियल बन गई कि नहीं बन गई? कैसे बन गई? क्योंकि इसकी वजह से लीगल रिक्वायरमेंट्स एक्टिवेट हो गई, लॉ ने जो थ्रेश होल्ड दिया था उसने उसको क्रॉस कर लिया। ऐसी मिस स्टेटमेंट्स भी मटेरियल। थ्रेश होल्ड समझ आया? थ्रेश होल्ड बार बार पूछेंगे नहीं, थ्रेश होल्ड क्या है? लिमिट, लीगल लिमिट्स जो लॉ ने बताई हुई है डिफरेंट प्रोविजंस। फिर टेकिंग ऑफ थ्रेश इफेक्ट इन डायरेक्टर रिम्यूनरेशन आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा, ये काउंटिंग का कांसेप्ट है, इसको डिस्क्लोज करना होता है, पढ़ा कि नहीं आपने? डायरेक्टर रिम्यूनरेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेपरेट डिस्क्लोज करना होता है, तो एक तो टोटल सैलरी होती है, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर आता है। इसमें अगर छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट हो वो भी मटेरियल, ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव डिस्क्लोजर समझा जाता है। इसी तरह फैक्टिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की भी एग्जांपल दे भी दे। शेयर कैपिटल में स्मॉल मिस स्टेटमेंट मटेरियल क्यों? क्योंकि शेयर अगर आपने एक शेयर भी इशू करना हो ना, उसके ऊपर पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है। अगर एक शेयर भी आपने बगैर उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया इशू कर दिया ना, बजाहिर दिखने में एक शेयर की मिस स्टेटमेंट होगी, लेकिन चूंकि बैकएंड पे लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं उसे क्वालिटेटिवली मटेरियल समझा जाएगा। क्लियर जी? अच्छा ये हमने पढ़ा, अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने मटेरियलिटी की डेफिनेशन समझी, उसमें खास तौर पे एग्रीगेट, इंडिविजुअल, साइज, नेचर के अल्फाज से समझे। फिर इसके बाद हमने मटेरियलिटी को कैलकुलेट कैसे करना, डिटरमिन कैसे करना ये सीखा। हमें पता चला कि जी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया भी है, क्वालिटेटिव भी है। हमने क्वांटिटेटिव में देखा फार्मूला है, उस फार्मूले में क्या क्या वेरिएशन हो सकती है बेंचमार्क की, क्या क्या वेरिएशन हो सकती है परसेंटेज की, वो देखी हमने। लेकिन रूल ऑफ थंब हमने क्या यूज करना है खुद से, 5% ऑफ प्रॉफिट। फिर क्वालिटेटिव की तरफ गए, हमने कुछ एग्जांपल लिस्ट हमें 5, 6, 7 आइटम्स की मिली, 7, 8 आइटम्स की, जिनमें स्मॉल मिस स्टेटमेंट भी मटेरियल समझी जाती है। स्मॉल मिस स्टेटमेंट भी मटेरियल। इसमें से कुछ एग्जांपल केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम थी, उनको आपने मार्क कर लिया, वो समझ आ गई। बाकी की भी उम्मीद है समझ आ गई होंगी, नहीं भी समझ आई परेशान नहीं होनी, उनका रटा लगा लेना। सिर्फ केस स्टडी वाली अहम है जो 4 मैंने आपको हाईलाइट किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका यूज क्या है, मटेरियलिटी का यूज क्या है। देखिए मटेरियलिटी तीनों जगह पे यूज होगी, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट यानी प्लानिंग स्टेज पे भी, ड्यूरिंग ऑडिट यानी परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, और एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्टिंग स्टेज पे भी।
प्लानिंग स्टेज पे किस लिए होती है? रिस्क असेसमेंट के लिए। प्लानिंग स्टेज पे ये चाहे एक लाइन बना ले चाहे दो बना ले, आई कैप में दो थी, हमने भी दो बना दे, कि टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड टू असेस रिस्क। स्टार्ट में किस पर्पस के लिए, प्लानिंग स्टेज पे किस पर्पस के लिए मेथोडोलॉजी यूज की जाती है? रिस्क असेस करने के लिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि जो हमारे मटेरियल रिस्क होंगे उनको हम अलग करेंगे, जो इमटेरियल होंगे वो अलग। तो स्टार्ट में रिस्क असेसमेंट में भी मटेरियलिटी लेवल यूज होगा उसको सामने। फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट, परफॉर्मेंस स्टेज पे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए भी मटेरियलिटी लेवल का यूज करना है। वो कैसे? जिस एरिया का की अमाउंट हाईली मटेरियल होगी, यानी उधर प्रोसीजर ज्यादा, वो पढ़ा था ना सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस में, लार्ज अमाउंट हो मोर प्रोसीजर विल बी सफिशिएंट इफ आइटम्स मटेरियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो मोर प्रोसीजर। तो परफॉर्मेंस स्टेज पे मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया होगा तो आपको पता चलेगा ना कि ये एरिया मटेरियलिटी लेवल से नीचे है कि उससे ऊपर है। नीचे है तो फिर भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है, फिर छोटे मोटे प्रोसीजर परफॉर्म करके हम निपटा देते हैं। ठीक है, बैंक के केस में खासतौर पे यह होता था, हम मटेरियलिटी लेवल को सामने रखे, बैंक की होती तो 200 ब्रांचेस, तो हम हर ब्रांच को वेरिफिकेशन प्रोसीजर हर ब्रांच पे होते थे, चाहे छोटी है चाहे बड़ी। लेकिन जो बड़ी ब्रांचेस होती थी ना उनको हम विजिट करते थे जाके, और छोटी ब्रांचेस होती थी उनको ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, कहा सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म हो गया, रिस्क कम है, बस क्लाइंट से इंक्वायरी करके खत्म काम। लेकिन जो मटेरियल जो बड़ी ब्रांच उन पे हम फिजिकली विजिट करते थे, डिटेल टेस्टिंग होती थी। तो ये हमें कैसे पता चलता था किस ब्रांच में जाना किस में नहीं? मटेरियलिटी लेवल को सामने रखते थे, जो जो ब्रांच मटेरियलिटी लेवल से ऊपर है वहां विजिट कर लो। अच्छा, नीचे वाली को इग्नोर नहीं किया, क्यों इग्नोर नहीं? क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर इग्नोर किसी को नहीं किया, लेकिन कम प्रोसीजर कर दिया, तो मटेरियलिटी एग्री करते हैं। स्टार्ट में भी होता है परफॉर्म, स्टार्ट में भी यूज होता है रिस्क असेसमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, ड्यूरिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। एंड ऑफ द ऑडिट किस लिए होता है? एंड ऑफ द ऑडिट किस लिए? ऑडिट रिपोर्ट डिसाइड करते हुए टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा, ये देखने के लिए कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है कि नहीं, और अगर इफेक्ट मटेरियल हो तो ये देखने के लिए टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा। रिपोर्टिंग स्टेज पे भी मटेरियलिटी लेवल यूज होता है क्या? किस लिए यूज होता है? ये देखने, और रिस्क के लिए। रिपोर्टिंग स्टेज पे कौन सा रिस्क आ गया, क्या क्या है यह? रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एड्रेस करने के लिए? और नहीं एड्रेस करने के लिए, वो तो परफॉर्मेंस स्टेज पे है। रिस्क, हाँ, मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट देखने के लिए रिपोर्टिंग स्टेज पे यूज होता है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि ज़ाहिर है इकट्ठा टोटल करके मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया होगा तो कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ा यूज ही यही है, मटेरियलिटी का सबसे बड़ा यूज ही यही है कि आपने अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को, जो भी मिस स्टेटमेंट सामने आई, मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करके देखना है कि इमटेरियल है कि मटेरियल। और अगर मटेरियल हो तो नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन क्या होगा रिपोर्ट पे? अनमोडिफाइड के क्वालिफाइड। लगे रहो लगे रहो। क्लियर हो गया मेरे भाई? ये यूजेस, ठीक है। यहाँ पे दो लिखे, लेकिन असल में प्लानिंग और परफॉर्मेंस को हमने इकट्ठा किया। यहाँ पे बुक में अलग है, कंसेप्ट में पॉइंट्स अंदर सेम है कि यूज ऑफ मटेरियलिटी क्या है, प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मेंस स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे किस लिए? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने और रिस्क आइडेंटिफाई करना है। परफॉर्मेंस स्टेज पे किस लिए? फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिपोर्टिंग स्टेज पे किस लिए? अनकरेक्टेड, ये सबसे अहम है, सबसे अहम, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट को देखना है मटेरियल है कि इमटेरियल, और फिर उसके बाद ओपिनियन डिसाइड करते हैं मटेरियलिटी को। याद है ओपिनियन डिसाइड करते? दो ही चीजें मैंने आपसे कही थी, आपने ज़हन में रखनी है, मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन और इफेक्ट क्या है। चलिए यूजेस भी हो गया, क्लियर। अच्छा, मटेरियलिटी डिटरमिन कर लिया आपने, जी जी, हाँ जी, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, सही सही आप जी, बिल्कुल फ्रॉड में भी आएगा, फ्रॉड में भी आएगा। फ्रॉड में भी अगर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है तो वो हमारे ओपिनियन को इफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल। अच्छा, फ्रॉड अगर करेक्ट हो जाए तो सुन ले, इसमें दो इफेक्ट। मैंने आपको क्या कहा था फ्रॉड के बारे में, देखो मैं कहा था ना चैप्टर 19 में जाके पढ़ना। कोई बात नहीं, भाई के ज़हन में सवाल आया तो, क्योंकि अब अगर जवाब ना आया तो फिर वो कोई और कंसेप्ट समझने के काबिल नहीं रहेंगे। फ्रॉड अगर ठीक हो, देखे हमारी जो मिस स्टेटमेंट होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इफेक्ट करती हैं और वो हमारे रिस्क को भी इफेक्ट करती हैं। अगर फ्रॉड है,
फाइनेंशियल, जैसे आई कैप की केस स्टडी से एग्जांपल उठाता हूं। आई कैप की केस स्टडी में था, क्लाइंट ने इन्वेंट्री रखी है, गवर्नमेंट ने कहा है खबरदार इन्वेंट्री किसी भी टाइम पे 1 करोड़ से कम ना हो, इसके बदले में गवर्नमेंट उनको कुछ बेनिफिट्स दे रही है। इन्वेंट्री पड़ी हुई है 70 लाख की, लेकिन क्लाइंट ने उसे क्या किया, कॉस्ट की बजाय सेल प्राइस पे वैल्यू कर दिया ताकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वो उनको दिखा सके 1 करोड़ से कम की इन्वेंट्री नहीं है। बताइए क्या ये फ्रॉड है या सिंपल मिस स्टेटमेंट? जानबूझ के किया ना, अनजाने में हो तो एरर है, मिस, जानबूझ के करें तो फ्रॉड है, फ्रॉड है। हमने दरमियान में आके मैनेजमेंट को कहा भाई ये क्या चक्कर है, ये स्क्रू किधर गया, और मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया, ये फ्रॉड था, करेक्ट हो गया। रिपोर्ट पे ओपिनियन तो अनमोडिफाइड है, लेकिन क्या सारी बात खत्म हो गई? हमारे जहन में मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया, डाउट क्रिएट हो गया, हमारा रिस्क बढ़ गया, हमारा रिस्क क्या हुआ, बढ़ गया। हम अब दूसरे एरियाज में प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करें तो फ्रॉड अगर ठीक भी हो जाए ना, स्टिल वो अपना निशान छोड़ जाता है, अपना इफेक्ट छोड़ जाता है। क्लियर हो गई बात भाई? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, हमने अभी तक ये पढ़ लिया मटेरियलिटी की डेफिनेशन। मटेरियलिटी को डिटरमिन कैसे करना है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। डिटरमिन किस लिए कर रहे हैं, यूजेस भी पढ़ दिए। अब सिंपल क्वेश्चन, मटेरियलिटी को एक दफा डिटरमिन कर लिया, क्या इसे रिवाइज कर सकते हैं? रिवाइज हो सकता है मटेरियलिटी? याद रखें दुनिया की हर चीज रिवाइज हो सकती है सिवाय एक चीज के। यार बताया था ना, सिलेबस तो आपका हर सेशन में रिवाइज हो जाता है भाई, मिसाल भी दी तो क्या, आपका रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है, मेहनत करें। वो कौन सी चीज है जो चेंज नहीं हो सकती? बाकी हर चीज चेंज हो सकती है। टाइम भी, वक्त तो मुहावरे कितने बने हुए वक्त बदलने पे भाई। वो किधर है वो प्राइस वाले भाई, किधर, क्या चीज है? सुभान अल्लाह, सुभान, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, कहा कुरान मजीद ये चेंज नहीं, बाकी दुनिया की हर चीज चेंज हो सकती है। मुझे बताइए, ऑडिट प्लान बनाया हमने, स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान, क्या चेंज हो सकता है? हो सकता है। मटेरियलिटी लेवल डिटरमिन, क्या चेंज हो सकता है? रिस्क असेसमेंट की, क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल। ऑडिट टीम लेके गए, टीम चेंज हो सकती है, बिल्कुल टीम चेंज हो सकती है। अब सबसे बड़ी एग्जांपल ऑडिट के अंदर रहते हुए, रिपोर्ट दे दी, बाद में पता चला हो इसमें तो मिस स्टेटमेंट थे, गड़बड़ थी, क्या रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है? रिपोर्ट भी रिवाइज हो सकती है। तो खुद अंदाजा लगा लें, अगर सबसे अहम चीज ऑडिट में रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है, तो ये छोटी छोटी चीजें, रिस्क असेसमेंट, मटेरियलिटी, ऑडिट प्लानिंग, क्या ये रिवाइज हो सकती है कि नहीं? इसलिए आई क्या आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है कि नहीं, हमेशा क्या पूछेगा, बताओ किन सर्कमस्टेंसेस में मटेरियलिटी रिवाइज होगी, और जब मटेरियलिटी रिवाइज होगी तो इसका इफेक्ट क्या आएगा आपके ऑडिट पे। आई क्या सवाल पूछेगा, मटेरियलिटी किन सिचुएशन में रिवाइज होगी, और अगर मटेरियलिटी रिवाइज होगी तो उसका इफेक्ट क्या आएगा हमारे ऑडिट पे। तो सुन लें, मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है, बिल्कुल। एक है रूल, फिर है एग्जांपल्स। पहले रूल बता रहा हूं। रूल ये है बिल्कुल सिंपल, कि जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे मटेरियलिटी डिटरमिन की गई थी, अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो मटेरियलिटी भी चेंज हो जाएगी, यह है रूल। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। पहली एग्जांपल, रिवीजन इन रिस्क। क्या मटेरियलिटी डिटरमिन करते हुए रिस्क को कंसीडर किया था? याद है ना, परसेंटेज में रिस्क ज्यादा तो परसेंटेज कम रखी थी, रिस्क कम तो परसेंटेज ज्यादा रखी थी। अगर रिस्क रिवाइज हो जाए, मटेरियलिटी भी रिवाइज हो जाएगी कि नहीं? रिस्क बढ़ गया, मटेरियलिटी कम कर दो। दूसरी एग्जांपल, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। हमें कॉलेज का ऑडिट करने के लिए गए, उन्होंने कहा हम तो फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, हम तो लोगों की खिदमत करते हैं, खिदमत के जज्बे के तहत। हमने कहा बहुत अच्छे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल एसेट्स पे बेंचमार्क रखेंगे, टोटल एसेट मटेरियलिटी। 2-3 इनवाइसेस ही चेक की, पता चला ये तो बच्चों से लाखों रुपए फीसें वसूल कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी चेंज होगी कि नहीं? पहले था नॉट फॉर प्रॉफिट, अब है प्रॉफिट। बताइए मटेरियलिटी लेवल भी चेंज होना चाहिए कि नहीं? हम कहेंगे फौरन एसेट्स को छोड़ो, प्रॉफिट का 5% लो, एसेट्स का 1% नहीं। क्यों? अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई हमारी। फिर एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? अनऑडिटेड फाइनेंशियल, ऑडिट होने से पहले वाली फाइनेंशियल। जब हम मटेरियलिटी लेवल जो क्लाइंट हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता है उसकी बेस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऑडिट करते हुए खुद सोचें, हमने प्रॉफिट का 5% रखा मटेरियलिटी लेवल, खुद सोचना आपने। ऑडिट करते करते मिस स्टेटमेंट सामने आई, हम उसे ठीक करवाते गए, जैसे जैसे मिस स्टेटमेंट ठीक करवाते जाएंगे प्रॉफिट चेंज होता जाए। अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो हम कहते हैं चलने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन अगर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट चेंज हो जाए, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट, सिग्निफिकेंट डिफरेंट हो जाए उससे जो ड्राफ्ट थी, तो बताइए प्रॉफिट रिवाइज हो गया, चेंज हो गया, हमारा मटेरियलिटी लेवल भी चेंज हो जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्लियर? और लास्ट एग्जांपल, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग ऑडिट। अगर ऑडिट के दौरान में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल से पहले एक आपको और कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा, फिर ये एग्जांपल समझ आएगी। बाज़ औक़ात हम इंटरम ऑडिट करते हैं ना, इंटरम ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट होती है बता सकते हैं? अब क्योंकि अभी तो 10 महीने गुजरे हैं, 12 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारे पास आई ही नहीं। 10 महीने के प्रॉफिट का 5% नहीं लेते। अब ये तरीका क्या सुनिएगा, 10 महीने के प्रॉफिट को एवरेज आउट करते हैं, उसे हम लफ्ज बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। यानी हम कहते हैं 10 महीने का प्रॉफिट है 25 लाख, 12 महीने का कितना होगा 30 लाख, तो जो हमारा मटेरियलिटी लेवल होगा ना वो 25 का 5% नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है जब एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा 30 होंगे। अच्छा, अब हम इसके मुताबिक चल रहे थे, पता चला नवंबर और दिसंबर में कम सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, कोई बड़े फिक्स एसेट बेच दिए, कोई एक प्रोडक्ट थी फ्लॉप हो गई, उस प्रोडक्ट को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके फिक्स एसेट्स भी बेच दिए। अब बताइए क्या प्रॉफिट वही आएगा एज एक्सपेक्टेड था या चेंज हो जाएगा? तो जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई और इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हुई, तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको पता चल गया। अगर इंटरम ऑडिट कर रहे हो तो मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है, क्या लफ्ज़ बोला था, एक्स्ट्रापोलेट करना है। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी 10 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्स्ट्रापोलेट करना। क्लियर जी? ये थी हमारी रीजंस के कब मटेरियलिटी रिवाइज हो सकती है। एक रूल बताया, 4 एग्जांपल्स बताएं। अब अगला कंसेप्ट, मटेरियलिटी रिवाइज होगी तो इसका हमारी ऑडिट पे कोई फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो मटेरियलिटी रिवाइज हुई तो रिस्क भी रिवाइज हो जाएगा। अगर मटेरियलिटी बढ़ गई तो, और अगर मटेरियलिटी रिवाइज होके कम हो गई तो ठीक हो गया, रिस्क पे इफेक्ट आ गया क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। और फिर रिस्क और प्रोसीजर का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो रिस्क अगर बढ़ गया तो मटेरियलिटी रिवाइज होने से रिस्क रिवाइज हुआ, रिस्क रिवाइज होने से प्रोसीजर रिवाइज हुआ। ठीक है, प्रोसीजर से रिपोर्ट रिवाइज नहीं होती मेरे भाई, मिस स्टेटमेंट से होती है। प्रोसीजर से अगर मिस स्टेटमेंट सामने आए तो फिर रिपोर्ट रिवाइज होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर? 2 चीजों पे इफेक्ट आया जब मटेरियलिटी रिवाइज हुई, 2 चीजों पे इफेक्ट आया, कौन कौन सी? रिस्क पे, प्रोसीजर। तीसरा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज होगी। तीसरी क्या चीज होगी? अब ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है कल पढ़ देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, अभी समझ आ गया आपको सारा जो, ठीक है कल पढ़ देंगे। देखिए कभी ऐसे होता है ना, आप भी मेरी बात मान लेते हैं, कभी मैं आपसे कहूँ आज 10 मिनट ज्यादा पढ़ाना है तो आप चुप करके पढ़ लेते हैं, ऐसे होता है ना, ये याद रखिएगा। ऐसे हो तो अपनी परंपरा को बरकरार रखना है। ऐसे अभी तक हुआ नहीं है वैसे, लेकिन आपको ज़हनी तैयार कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज ज़हन में रखें, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है मटेरियलिटी का छोटा भाई। नहीं नहीं रहने देगा, आप 5 मिनट कोई नहीं। देखें कंसेप्ट ज्यादा मुझे खुद पता है, इसी वजह से मैंने आपको वो होम असाइनमेंट भी डिस्कस नहीं किए। 8 क्वेश्चन भी है आज की होम असाइनमेंट में। हाँ, अच्छा वो कर सकते हैं आप आज की होम असाइनमेंट। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सिर्फ डेफिनेशन आई क्या पूछा करता है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में आई क्या पूछा करता है, जहां कहीं किसी असाइनमेंट के क्वेश्चन में डेफिनेशन डिफाइन परफॉर्म वो छोड़ दें, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो अब तक जितना भी ऑडिट है समझ लीजिए आपने समझ लिया। वो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन ये आपका ये 5 स्टार वाला है ना, हाँ 5 स्टार फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जिससे अच्छा ये मुश्किल नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है। ये आपका कंसेप्ट टेस्ट करता है कि आपको ऑडिट समझ आ गया कि नहीं। क्लियर? तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में कल पढ़ेंगे, अभी हमें इसके बारे में सिर्फ एक ही बात पता है, ये मटेरियलिटी का छोटा भाई है। ठीक है, अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो कल डेफिनेटली कल पढ़ेगा, लेकिन असाइनमेंट आपने कर लेनी है। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।